हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसका डे 1 है आज। उसमें आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंस के कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है, ठीक है। और फिर प्लेन शेप के कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का मेन मोटिव है। उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल के लिए, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे फाइंड करते हैं वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट आप समझ लो। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग है कि एग्जैक्ट कॉपी। जैसे ये देखो, ये मान लो बुक का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मान लेते हैं बुक का है और एक ये वाला पोर्शन बुक का है, ठीक है। इसके दो पेज मैं निकाल दूं, सो दो पेज को क्या एक दूसरे को कवर कर सकते हैं? वो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की? हाँ, बिल्कुल है। तो ऐसी शेप्स को हम कहते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिस्किट के पैकेट होते हैं, बिस्किट के पैकेट के अंदर सारे बिस्किट एक जैसे होते हैं, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। इस तरह की चीज़ें जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हों, जिनका सेम साइज़ और सेम शेप हो, ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि सेम साइज़ होना चाहिए और सेम शेप होनी चाहिए। शेप और साइज़ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं जैसे ये कोई बोर्ड है, तो इस बोर्ड का कॉन्ग्रुएंट बोर्ड कैसा होगा? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, इतनी लेंथ होगी, इतनी ब्रेथ होगी, इतनी थिकनेस होगी। तो एक के ऊपर एक रख देंगे तो दूसरा नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। इस स्क्वायर का अगर 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्क्वायर बनाया हमने, इस स्क्वायर में भी ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसके ऊपर इसको रखोगे या इसके ऊपर इसे रखोगे तो एक को देख पाओगे, आप दूसरे फिगर को नहीं देख पाओगे। ऐसी शेप्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में अब अलग अलग चीज़ों की कॉन्ग्रुएंसी होगी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन, तो प्लेन में यही देख लो, आप स्क्वायर ही देख लो, ठीक है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये दो प्लेन हैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम शेप है, सेम साइज़ है, तो इनको कहेंगे कि दीज टू प्लेन्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज़ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? ये आपका लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं कोई AB, ये आपका लाइन सेगमेंट है कोई PQ। तो दोनों की कॉन्ग्रुएंसी होने का क्राइटेरिया क्या है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, ये भी 6 सेंटीमीटर हो, तो इसके ऊपर इसको रख दो तो दूसरी लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। दीज टू लाइन्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया समझ आया लाइन के लिए कि दोनों की सेम लेंथ होनी चाहिए और लाइन का जो इसकी जो थिकनेस है, लाइन की थिकनेस भी दोनों लाइन की सेम होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट की। दिस कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि AB, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQ। बट क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं तो हम जनरली ये भी लिख देते हैं कि AB इज़ इक्वल टू PQ, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यह है। वैसे नॉर्मली कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। AB दो यहाँ पे इक्वल टू के सिंबल लगते हैं और एक यहाँ इस तरह का सिंबल लग जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इस तरह से देखा आपने कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ प्लेन फिगर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखेंगे? देखो, ये एक एंगल है, मान लेते हैं 40 डिग्री का, दूसरा एक एंगल आपने बनाया, ये भी 40 डिग्री का है। दे आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज उनका एंगल दोनों का सेम है। तो किसी दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया क्या है कि उनका एंगल का जो सम होगा वो एंगल इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए दोनों के एंगल का। उसको कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंट
एंगल्स, ठीक है। सो किसी एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का तरीका क्या है, अगर ये ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो, ये पी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर हो, तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंसी को, वो थोड़ा देख लो, ठीक है। सो जैसे हमने लाइन को लिखा था या उसी तरह इसको लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस एंगल को कैसे दिखाएंगे हम, एंगल बी ए सी। अब कॉन्ग्रुएंसी को फिर ये दो इक्वल टू के सिंबल लगते हैं और एक थोड़ा एस्टिमेशन वाला सिंबल लगाते हैं हम, ठीक है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन वाला सिंबल बोलते हैं इसको। सो ये हो जाएगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ठीक है। सो किसी भी दो एंगल की कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का तरीका ये है। सो अगर उनका मेजरमेंट सेम हो एंगल का, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे हम। ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा, मान लेते हैं दो ट्राइंगल हैं आपके पास, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया ए बी सी और एक ट्राइंगल ये ले लिया हमने पी क्यू आर, ठीक है। सो अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि सेम साइज और सेम शेप। तो यहाँ अगर हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल के पास क्या होता है, ट्राइंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा इसका क्राइटेरिया क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि इस ट्राइंगल के ऊपर अगर इस ट्राइंगल को रख दो तो ये ढक जाना चाहिए और इस ट्राइंगल को अगर इसके ऊपर रख दो तो ये ढक जाना चाहिए, ठीक है। दोनों को एक दूसरे का ओवरलैप हो जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंसी को, वो थोड़ा देख लो। देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लेने हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। जो लिखने का तरीका है, अगर मैं लिखता हूँ कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग क्या है। अब अगर मैंने लिखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़, तो इसका मतलब है कि देखो पहले मैंने ए लिखा है, बी लिखा है, ए इज़ करस्पॉन्डिंग टू पी। इसका मतलब है कि ए जो है पी को रिप्लेस करेगा, बी रिप्लेस करेगा क्यू को और सी रिप्लेस करेगा आर को, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। और ए बी रिप्लेस करेगा पी क्यू को और बी सी रिप्लेस करेगा क्यू आर को, ठीक है। और सी ए रिप्लेस करेगा, सी को रिप्लेस करेगा आर और ए को रिप्लेस करेगा पी, ठीक है। समझ गए बात। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको हम यहाँ इस तरह लिखेंगे डबल एरो से। डबल एरो मतलब सी आर कह सकते हो, आर को सी कह सकते हो। ए बी रिप्लेस कर रहा है पी क्यू को, बी सी रिप्लेस कर रहा है क्यू आर को और सी ए रिप्लेस कर रहा है आर पी को। समझ गए बात। तो अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको कि मैंने लिख दिया कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर। ऐसा इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ देखो ए बी क्या क्यू पी के इक्वल है? ए बी है 3 सेंटीमीटर और क्यू पी कितना है? क्यू पी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका है कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंसी में लिख पाएंगे। इस तरह नहीं लिखेंगे कि ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर। देखो ये ट्राइंगल तो यही है। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर लिखो या क्यू पी आर लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों की मतलब सेम ही है। बट अगर ए बी सी के करस्पॉन्डेंस में लिखते हो आप तो उसको आपको लिखना पड़ेगा
PQR। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देख लो। इसको मान लेते हैं हम थोड़ा घुमा देते हैं ट्रायंगल को, तो तब कैसे लिखते हैं आप? ठीक है, तो लिखने का भी इसका अपना तरीका है। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ऐसा हो जाता कि ये हो जाता 3 सेंटीमीटर, ये हो जाता 4 सेंटीमीटर, ये हो जाता 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाता P, ये हो जाता Q और ये हो जाता R। ओके, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपको इसको कॉन्ग्रुएंसी लिखना है, देखो कॉन्ग्रुएंट तो है ये, कॉन्ग्रुएंट कैसे है? क्योंकि ये 3 4 5 है, इसका भी साइड 3 है, इसका साइड भी 4 है, इसका साइड भी 5 है, तो तीनों की तीनों साइड इक्वल है। लेकिन अब आपको देखना है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग वर्टिसिस बन रहा है। तो देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा घुमाना पड़ेगा हमें। ठीक है, घुमाना कैसे पड़ेगा कि ये देखो 4 सेंटीमीटर इधर है, इसका 4 सेंटीमीटर इधर है, तो हम इसको 90 डिग्री टिल्ट कर लेते हैं। तो टिल्ट करने के बाद ये ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये 4, इसको ऐसे टिल्ट कर लो क्लॉकवाइज, तो 3 उधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, तो अभी भी देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ढूंढना है जो इसको रिप्लेस करे। देखो, AC को रिप्लेस कौन कर रहा है? AC को रिप्लेस कर रहा है PQ, तो AC को रिप्लेस करेगा PQ। ठीक है, AC और PQ दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद AB को कौन रिप्लेस कर रहा है? AB को रिप्लेस कर रहा है PR। ठीक है, AB को रिप्लेस कर रहा है PR। और BC को कौन रिप्लेस कर रहा है? BC को रिप्लेस कर रहा है QR। समझ के बात? अभी यहाँ देखो आप, A लिखा है मैंने, यहाँ भी A लिखा है, यहाँ P लिखा है, यहाँ P लिखा है, तो A को कौन रिप्लेस करेगा? P रिप्लेस करेगा। ठीक है, C को कौन रिप्लेस करेगा? C को रिप्लेस करेगा Q। ओके, और B को कौन रिप्लेस करेगा? R रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख लिया आपने, क्या देख लिया कि A को रिप्लेस किया P ने, C को रिप्लेस किया Q ने, और AB को लिख दिया मैंने PR, AB को लिख दिया मैंने PR। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपने क्या देखा कि A को रिप्लेस किसने कर दिया? A को रिप्लेस किया P ने, और B को रिप्लेस किया R ने, B को रिप्लेस किया R ने। ठीक है, और C को किसने रिप्लेस किया? C को रिप्लेस किया Q ने। समझ गए बात? तो C को Q रिप्लेस कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अगर कॉन्ग्रुएंसी लिखना है आपको, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PRQ लिखोगे यहाँ पे, ट्राइंगल PRQ। बात आई समझ में? तो कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का भी एक अपना तरीका है। करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो एक्सरसाइज, अब एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपके कि कॉन्ग्रुएंसी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिप्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो तभी आपको चीज़ें यहाँ पे समझ आएंगी। सो एक क्वेश्चन उसने दिया है, एग्जांपल नंबर 1 हम देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.1 है, वो इजीली कर पाओगे। एक ट्रायंगल है ABC एंड PQR। ठीक है, एक है ABC, एक है PQR। दो ट्रायंगल दे दिए उसने। ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस। तो वो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, बट कैसे कॉन्ग्रुएंट है कि ABC और RQP। इसका मतलब क्या है कि A को रिप्लेस कर रहा है R, B को रिप्लेस कर रहा है Q, C को रिप्लेस कर रहा है P। ठीक है, तो A को रिप्लेस कर रहा है R, तो हम कैसे लिखेंगे इसको ट्रायंगल को? जहाँ पे A है वहाँ पे क्या लिखोगे आप? R लिखोगे। सो A को रिप्लेस कर रहा है R, B को रिप्लेस कर रहा है Q, C को रिप्लेस कर रहा है P।
ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए। तो अभी हमें बताना है कि राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ABC दैट करस्पॉन्ड्स टू साइड PQ। अब हमें बताना है कि भाई PQ जो है, PQ किसको रिप्लेस करेगा, पहला चीज़ तो ये बताना है, और एंगल Q किसको रिप्लेस करेगा, और RP किसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो बताओ ज़रा PQ की जगह पे क्या लिखा है। PQ की जगह पे लिखा है CB, है ना। PQ की जगह पे क्या लिखा है, CB। भाई P की जगह पे C लिख दो, Q की जगह पे B लिख दो, तो ये हो जाएगा CB। ठीक है, एंगल Q की जगह पे क्या है, Q की जगह पे है B, सो ये हो जाएगा एंगल B। ठीक है, RP की जगह पे RP, R को क्या लिखना है, R को लिखना है A, P को लिखना है C, तो ये हो जाएगा AC। ठीक है, इस तरह से आपको जो है इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 करनी है। ओके, बहुत ही ईजी है, आराम से अगर ये आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे जो है कॉन्ग्रुएंसी को लिखा जाता है, तो इजीली ये वाली एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, जब ये आप एक्सरसाइज 7.1 कर लेते हो, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगा। और अगर आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हो जाती है तो उससे आगे हम कुछ इसके क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, और ट्राइंगल के लिए पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, सो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी मैंने क्या बताया आपको कि सेम टाइप का दिखने वाला ट्राइंगल जिसकी जो है मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट का मतलब एंगल और साइड, सो एंगल और साइड के बेसिस पे हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्राइटेरिया क्या है, SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया का मतलब क्या है, देखो S का मतलब है साइड, तो उसकी जो 3 साइड होंगी, तीनों साइड अगर एक दूसरे के इक्वल होंगी तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, और उस क्राइटेरिया का क्या नाम है, SSS क्राइटेरिया। तो अगर 2 ट्राइंगल आपके पास हैं ABC, और इन दोनों ट्राइंगल में ये है PQR, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5, 3, 4, 5, तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR, और BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि A को कौन रिप्लेस कर रहा है, B को कौन रिप्लेस कर रहा है, C को कौन रिप्लेस कर रहा है। सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, A की जगह P लिखा है, B की जगह पे Q लिखा है, C की जगह पे R लिखा है, तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू PQ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाई SSS प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं, सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज नोन एज SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो अभी इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखो ट्राइंगल आड़ा तिरछा भी रखा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही ट्राइंगल रखा हो, लेकिन आपको ध्यान देना है सिर्फ उसकी साइड्स पे, साइड्स का मेजरमेंट कितना है। ठीक है, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देखो एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, AB का मेजरमेंट है 3.5, ये है आपका 3.5। BC इज इक्वल टू 7.1, BC है 7.1, AC है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। PQ 7.1 है, PQ है 7.1, QR 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, और PR है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो इसमें कि तीनों साइड इक्वल है ना।
तीनों साइड इक्वल हैं, बट ध्यान हमें क्या रखना है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया both triangles are congruent to each other। लेकिन इसको लिखने का तरीका भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ देखो आपकी बी और सी साइड जो है वो 7.1 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितनी है, वो 7.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप, फिर आप देखोगे कि कौन सा किसको ट्रांसफ़र कर रहा है। ए बी लिख लो, बी सी लिख लो और सी ए सी लिख लो, ठीक है। तो ए बी किसको, ए बी के बराबर कौन है, पी आर है, ए बी के बराबर है पी आर। बी सी के बराबर क्या है, बी सी के बराबर है 7.1 पी क्यू, ठीक है। और ए सी के बराबर है, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है आपका क्यू आर, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे पी पी दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में बी कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी तो बी को जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है। इसका मतलब सी रिप्रेजेंट करने वाला क्या है, क्यू है रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है। उसी तरह ए निकालेंगे, इस वाले में और इस वाले में दोनों में ए कॉमन है, ठीक है। और इस वाले में दोनों में आर कॉमन है। तो इसका मतलब ए जो है, ए को लिखा जा रहा है यहाँ पे आर। समझ गए बात। तो ये चीज़ समझ गए ना। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ए बी लिया, बी सी लिया। ए बी बी सी में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। यहाँ पी आर पी क्यू में क्या कॉमन है, पी कॉमन है। इसका मतलब जो यहाँ पे कॉमन है वही यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, यानी कि बी को पी लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर ये वाला पेयर लिया, बी सी और ए सी वाला, यहाँ पे सी कॉमन है, यहाँ पे क्यू कॉमन है। इसका मतलब सी जो है वो क्यू दिखा रहा है। फिर ये वाला पेयर लिया, इसमें ए कॉमन है और इस वाले पेयर में आर कॉमन है, तो ए का मतलब आर है, ठीक है। सो अब आपको कॉन्ग्रुएंसी लिखना है अगर, तो क्या लिखोगे, अगर ट्राइंगल ए बी सी लिखना है आपको तो कैसे लिखोगे, ए की जगह आर लिखना है तो ट्राइंगल आर, बी की जगह पी लिखना है पी, सी की जगह पे क्यू लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है आपको कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है। सो ये लिखने का तरीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख देते हो तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग उसके वर्टिसेस और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है इसने, एक रोम्बस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया है, या काइट कह सकते हो आप उसको। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको कह रहा है वो ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। और ये कह रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये इसने गिवन है। गिवन क्या है कि ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी डी। देखो अब हमें बताना है कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया, तो दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। देखो ये जो ए डी तो इक्वल है सी डी के, तो इन ट्राइंगल
1 and 2, 1 and 2 लिख लो या ट्राइंगल ABD लिख लो, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है? देखो एक तो ये BD दोनों में कॉमन है, BD इज़ कॉमन, दोनों में सेम है ये वाली जो साइड है। उसके बाद AD इज इक्वल टू DC या CD, AD इज इक्वल टू CD, और AB जो है BC के AB CB के बराबर है, AB इज इक्वल टू CB। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे वही बात है, लिखने वाली बात है कि उसको कॉन्ग्रुएंसी को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे DA लिखा है मैंने और यहाँ पे DC लिखा है, तो आप देख लो कि कौन सी उसमें, देखो AD ये लिखा है मैंने, AD इज इक्वल टू CD और AB इज इक्वल टू CB। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है क्या? A कॉमन है दोनों में, इसमें इस पेयर में A कॉमन है, इस पेयर में C कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि A तो रिप्लेस कर रहा है किसको? C को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। A ने किसको रिप्लेस किया? C को रिप्लेस किया। और D तो दोनों में कॉमन है और B भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो D को रिप्लेस करेगा और B को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप ट्राइंगल को? तो अब ये पूछ रहा है सेकंड में, इज़ ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CBD। तो पूछ रहा है कि ABD जो ट्राइंगल है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD के, ठीक है। अब देखो A को इसने किससे रिप्लेस कर दिया? C से रिप्लेस कर दिया हमने। हमारा भी यही आ रहा है कि A विल बी रिप्लेस बाय C, D तो D रहेगा, B रहेगा। तो B की जगह B है और D की जगह D है। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा कि तीनों साइड इक्वल आ गई, तीनों साइड इक्वल आ गई दो ट्राइंगल में। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाली जो सेकंड वाली जो क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन, दैट मीन्स ये ट्रू है, दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हैं। अब थर्ड में क्या कह रहा है वो? थर्ड में कह रहा है कि क्या BD बाइसेक्ट ट्राइंगल ABC। ये जो BD हमने ड्रॉ किया है, क्या ये ABC ट्राइंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है? ये जो एंगल बन गया आपका एंगल ABC, तो क्या ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, दोनों की तीनों साइड इक्वल हैं। तो जब तीनों साइड इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, और जब दोनों एंगल इक्वल होंगे और उन दोनों एंगल को निकलते हुए ये BD हमने ड्रॉ कर दिया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स BD बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, एंगल B का, ठीक है। सो BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। समझ आई बात? तो ये इसका बाइसेक्टर होगा। सो इस तरह से आपने सीखा SSS क्राइटेरिया से कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे SAS क्राइटेरिया। SAS मतलब क्या है कि दो साइड वहाँ पे होंगी और एक एंगल वहाँ पे होगा, ठीक है। सो SAS क्राइटेरिया अभी पढ़ने वाले हैं हम जिसमें क्या होगा कि दो साइड के बीच वाला एंगल होगा वो, ठीक है। दो साइड दी होंगी और उसके बीच में एक एंगल बन रहा होगा, कॉमन एंगल होगा। जैसे SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पे दो साइड होंगी। किस साइड की बात कर रहे हैं हम? इस वाली साइड की बात कर रहे हैं। ये अगर एंगल का जिक्र हो रहा है, ठीक है, ये एंगल सेम होना चाहिए और ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कॉमन, देखो अब यहाँ पे वही करस्पोंडेंस वाली बात आ जाती है कि ये वाली साइड इस साइड की करस्पोंडेंस होनी चाहिए। अब एंगल जो है, एंगल हम ये वाला डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है,
क्योंकि अगर ये वाला एंगल डिस्कस करेंगे तो फिर ये वाली साइड डिस्कस करनी पड़ेगी, फिर इस साइड को कंपेयर करना पड़ेगा। तो एंगल अगर हम ये कंपेयर कर रहे हैं, जो एंगल बनेगा वो दोनों साइड के बीच का एंगल हमें कंसीडर करना है इसमें, इसीलिए मैंने एंगल को किस में लिखा है, बीच में लिखा है। ठीक है, तो एंगल को बीच में लिखने का मतलब है कि ये दोनों साइड मिलके इस एंगल को बनाना चाहिए, तो तब होता है SAS क्राइटेरिया। समझ आई बात? तो अभी अगर इस तरह का क्राइटेरिया कहीं फुलफिल हो रहा है दो ट्राइंगल्स के बीच, तो उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ SAS क्राइटेरिया। अभी हम एक एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाला हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि दो ट्राइंगल उसने दे दिए, उन ट्राइंगल का कुछ ये देखो, एक ट्राइंगल दिया उसने ABC, एक ट्राइंगल दिया उसने DEF, एक ट्राइंगल दे दिया उसने DEF। ठीक है, AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, AB इज 7, BC 5 है, एंगल B 50 है, एंगल B 50 डिग्री है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से रखो, आप ध्यान रखो बात कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, तो उसने क्या किया, दो साइड दी है और उसके बीच का एंगल दिया है। ठीक है, अब उधर क्या दिया है, DE 5 सेंटीमीटर और EF 7 सेंटीमीटर और एंगल E 50 डिग्री। ये एंगल जो है वो 50 डिग्री है। तो इसने भी क्या दिया है, देखो दोनों साइड वही दी है जिनके बीच का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से कि B को कौन रिप्लेस कर रहा है, B को रिप्लेस कर रहा है E। ठीक है, और F को कौन रिप्लेस कर रहा है, F को रिप्लेस कर रहा है A, तो F को रिप्लेस कर रहा है A। ठीक है, और D को कौन रिप्लेस कर रहा है, D को रिप्लेस कर रहा है C। समझ आई बात? समझ गए ना? क्योंकि BC है 5 सेंटीमीटर और E तो यहाँ पे जिस पे एंगल बन रहा है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि B E को रिप्लेस करेगा। ठीक है, समझ गए बात? तो अभी हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC और DEF क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में बताना है हमें कि कॉन्ग्रुएंसी कहाँ पे बन रही है, वो हमें बताना है। तो ABC की कॉन्ग्रुएंसी किसके साथ है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो A को कौन रिप्लेस कर रहा है, A को रिप्लेस कर रहा है F, तो ट्राइंगल F। B को कौन रिप्लेस करेगा, B को रिप्लेस करेगा E, FE और D। ठीक है, D को C रिप्लेस कर रहा है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FED। ठीक है, समझ गए ना बात? अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ट्राइंगल एक दिया हुआ है, ट्राइंगल यही बने रहने देते हैं हम। ठीक है, इनको थोड़ा मिटा लेते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड हमें देखनी है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो अब की बार उसने ए भी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 4.5 सेंटीमीटर, AC दिया है 4 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल A 60 डिग्री है, एंगल A है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद DE 4 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर, FD 4.5 सेंटीमीटर, FD है 4.5 सेंटीमीटर और एंगल D 55 डिग्री, एंगल D है 55 डिग्री। देखो अब यहाँ पे साइड तो इक्वल है बट एंगल इसमें 60 है और इसमें 55 डिग्री है, तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है वो, समझ आई ना बात? बहुत सिंपल है, बस आपको कंपेयर करना है इसको। तीसरे में कह रहा है BC 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, AC 4 है, AC 4 हो गया, एंगल B हो गया
35 डिग्री। उसके बाद DF 4 सेंटीमीटर, DF 4 है, EF 6 सेंटीमीटर है, ये 6 हो गया, और एंगल E 35, एंगल E दे दिया उसने 35, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है, बट ये एंगल नहीं दिया, एंगल उसने यहाँ पे दिया है, ओके। तो इसमें SAS क्राइटेरिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दो साइड उसने दी है उसके बीच का एंगल तो दिया ही नहीं है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लग पाएगा। सेम कंसेप्ट इसमें दिया है, देखो, हालांकि ये भी 4 है, ये भी 6 है, और ये 35 है, ये भी 4 है, ये भी 6 है, 35 है, बट जो एंगल दिया है उसने, एंगल दोनों साइड को मिलके नहीं बन रहा है, एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, थर्ड साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी SAS क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ये 4 6 है, ये 35 है, तो ये तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि जो दो साइड दी हैं उसके बीच का एंगल ही हमें कंसिडर करना है, ठीक है। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। आई होप के समझ आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ADC। एक ट्राइंगल उसने दिया है इस तरह से, ये है A D B C, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो गिवन क्या है, गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, समझ के बात, AB इज इक्वल टू AC। दो ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पे, एक ट्राइंगल है ABD, दूसरा ट्राइंगल है ADC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को हमें कंपेयर करना है, तो दोनों में तीन चीज़ क्या एक जैसी है वो हमें बताना है। गिवन है उसका कि AB इज इक्वल टू AC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ दी है उसने कि AB AC के इक्वल है, दूसरा क्या दिया है कि BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। तो देखो उसने SAS क्राइटेरिया कैसे लगेगा यहाँ पे, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, AB इज इक्वल टू AC, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कॉमन के AD इज इक्वल टू AD के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वाली तीन चीज़ें कॉमन होंगी दोनों ट्राइंगल में, और इसकी वजह से जो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये वाली साइड और दोनों के बीच का एंगल वो कॉमन है, तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया जो है फुलफिल होता है। अब आपको देखना है ध्यान कि कॉन्ग्रुएंसी को लिखना कैसे है। देखो A तो A ही है और B किससे रिप्लेस हो रहा है, B रिप्लेस हो रहा है C से, ठीक है। D आपके पास कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, A रिप्लेस करेंगे किससे, A तो A ही है, B खाली C से रिप्लेस होगा, बस D भी एक जैसा ही है, तो यहाँ B की जगह केवल C आ जाएगा, ट्राइंगल ACD, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे। सो द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर एज, ये 3 पेयर्स तो ये हमने लिख दिए कि जो इसमें कॉमन होंगे, और सेकंड में पूछ रहा है कि ADB और ADC क्या कॉन्ग्रुएंस है। देखो ADB और ADC पूछ रहा है वो,
ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, ए तो ए से होगा, बी जो है सी से होगा, बी इसने सी से रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो साइड और उनके बीच का एंगल सेम है। अब ये कह रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ये एंगल और ये एंगल अगर गिवन है और दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये एंगल हमें क्या दिखाना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों है एंगल? क्योंकि ये उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। किसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। उसके बाद देखो तीसरा एक और क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है ASA क्राइटेरिया। तो ASA क्राइटेरिया क्या है? एंगल साइड एंगल। वहाँ पे क्या होगा कि एक साइड होगी और उस साइड के दोनों तरफ के एंगल गिवन होंगे। तो हमें कंपेयर किसका करना है? एक साइड का और उसके दोनों तरफ के एंगल। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को कहते हैं ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेते हैं बहुत तेज़ी से और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 एक ले लेता हूँ मैं। इसमें फिगर दिया है, ये है A, ये है C, ये O है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 70 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 70 डिग्री। ओके, तो अभी देखो जब ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? तीनों का मिलके जो ये ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल में तीनों का एडिशन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 70 30 100, कितना बचा? 80 बच गया, है ना। और ये कैसे हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। 30 है तो ये भी 30 होगा। तो जब ये 30 है 70 है तो ये कितना होगा? ये 80 होगा। ठीक है, अभी क्या देख रहे हो आप? अभी मैंने क्या पढ़ा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ा। तो ये देखो एक ए साइड है, ए साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये साइड है, इसका नाम है DB। D ऊपर है और B नीचे है। तो एक दूसरी साइड देखो, दोनों का कंपेयर करते हैं। ये AC साइड है और ये DB साइड है। इस पे ये एंगल 70 डिग्री बन रहा है, ये एंगल इस पे 80 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एंगल इस पे 80 डिग्री बन रहा है और ये एंगल इस पे 70 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये भी साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है। तो क्या क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है? बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि साइड आपने इस साइड के दोनों तरफ एंगल बनेंगे और अगर वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। बट यहाँ पे क्या है देखो, A रिप्लेस करेगा किसको? B को। A रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे B को, क्योंकि A पे बन रहा है 80 और B पे बन रहा है 80। और C रिप्लेस करेगा यहाँ पे D को, C रिप्लेस करेगा D को। तो ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल ACO की बात कर रहे हैं। ACO और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? DOB। तो इनको अगर हमें कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? A रिप्लेस होगा B से और C रिप्लेस होगा D से। ठीक है, सो इन दोनों को कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी लिखनी हो अगर, तो A रिप्लेस करेंगे B से, A की जगह पे क्या लिखोगे? B लिखोगे। C की जगह क्या लिखोगे? D लिखोगे। और O तो O ही रहेगा। ठीक है, समझ गए बात? तो दैट विल बी द कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी बाय ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं।
सो क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 7.26 कैन यू सी ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस मैंने आपको बता दिया, एंड कंक्लूड दैट ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी। तो इसने क्या कहा है कि ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ए रिप्लेस करेगा बी को, ए रिप्लेस करेगा बी को, ओ तो कॉमन है, सी रिप्लेस करेगा डी को, तो सी ने यहाँ पे डी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख दो ट्राइंगल ए सी ओ बी डी ओ, लेकिन उसने पर्टिकुलरली बोला है कि ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ डी। ठीक है, सो इट विल बी बाय ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंसी अमंग राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखेंगे? देखो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें एक एंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, सो एक तो दो ट्राइंगल होंगे आपके पास और दोनों ट्राइंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा। सो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हैं आपके पास दो, तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखेंगे? ठीक है, सो कंसेप्ट वही रहेगा जो आप पीछे पढ़ चुके हो, SAS क्राइटेरिया होगा या ASA क्राइटेरिया होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 पकड़ लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है वो कि आपके पास ना दो ट्राइंगल है, इस तरह से फिगर दिया है उसने, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये D है, ये A है, ये B है और ये C है। इस तरह से दो ट्राइंगल है यहाँ पे। दो ट्राइंगल कौन से हैं? एक ट्राइंगल है ADB और एक ट्राइंगल है ABC। तो दो ट्राइंगल है यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या है इसमें? देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसने इक्वल दी है, तो गिवन क्या है? गिवन है कि डी बी इज इक्वल टू, डी बी जो इज इक्वल टू है वो ए सी के इक्वल टू है। ठीक है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसने यहाँ पे दी हैं। तो इन दो चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है कि स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले तो हम 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट दिखाएंगे। किसके किसके दिखाएंगे? ADB और ABC के दिखाएंगे पहले इक्वल पार्ट कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, पहला चीज़ तो ये इक्वल हो गया। दूसरा चीज़ क्या इक्वल हो गया? DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC। दूसरी चीज़ ये कॉमन हो गई। तीसरी चीज़ क्या कॉमन है दोनों में? AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB। समझ गए बात? तो खाली क्या हो रहा है कि D खाली C को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो आप, D खाली C को रिप्लेस कर रहा है। A तो A है, B B है। ठीक है, और एक चीज़ और देख रहे हो आप कि यहाँ ADAB ट्राइंगल में जो काम A कर रहा है वो काम B कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि A को भी B रिप्लेस करेगा। क्लियर है? क्योंकि A पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में B पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि D को C रिप्लेस कर रहा है और A को B रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आपने दिखा दिया कि तीन चीज़ क्या दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये तीन चीज़ दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या ट्राइंगल ABC और BAD, क्या ट्राइंगल ABC और BAD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? देखो मैंने क्या कहा था आपको, A को रिप्लेस कर रहा है B और B को रिप्लेस कर रहा है A, C को रिप्लेस कर रहा है D, C को D रिप्लेस कर रहा है, A को B रिप्लेस कर रहा है। तो ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो दो साइड का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, एक एंगल का जिक्र हो रहा है, तो साइड एंगल साइड से वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया से वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है वो कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ट्राइंगल ABD, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ A है, यहाँ पे B होना चाहिए, यहाँ पे B है, यहाँ पे A होना चाहिए, C और D तो ठीक है।
तो ये वाली बात जो उसने बोली है, ये वाली बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नॉट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, नॉट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए क्या कहेंगे इसको हम, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सरसाइज नंबर 7.2 करनी है। 7.2 इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, इजीली हो जाएगी, ठीक है। सो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ के जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। तो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।